यूनिवर्सिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आज हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को नस नस से आज उसकी वाकिफ होने वाले हैं। आज एक्टिव ट्रांसपोर्ट की क्लासिफिकेशन और उसमें कितने टाइप्स के होते हैं सब कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डफर टू डॉक्टर। माय नेम इज सत्यम शुक्ला, आई एम सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन आता है ऐसा, तो आपको इन 5 पॉइंट के फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल पाएंगे। सबसे पहले आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद फ्लो चार्ट बनाना है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कितने टाइप का होता है। फ्लो चार्ट में आप अगर बना देंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, प्रोफेसर समझ जाएंगे कि हाँ इसको आता है, ठीक है। क्योंकि प्रोफेसर जनरली फ्लो चार्ट ही देखते हैं, क्योंकि फ्लो चार्ट से उस आंसर की समरी हमको समझ में आ जाती है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको फ्लो चार्ट के बाद फिर आपको उसमें जो कैरियर प्रोटीन होते हैं, जो 3 टाइप के, वो आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टेड की मतलब कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इसमें ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। इसके बाद आपको जो आपने फ्लो चार्ट में जो आपने उसको क्लासिफाई किया, उस हर एक टाइप का आपको विश्लेषण देना पड़ेगा कि प्राइमरी ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, वेसिकुलर जो होता है उसमें क्या क्या होते हैं और किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं है, ठीक है, तो आपको ये 3 चीजें याद रख लेनी है। कौन कौन सी है? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की जो एक्टिव प्रोसेस होती है ना, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होती है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल्स को मूव किया जाता है, ठीक है। तो अगर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर अगर मूव करेंगे तो इसमें क्या हुआ? इसमें हमको एनर्जी लगेगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमको होगी, तो दूसरा हो गया रिक्वायर्ड एनर्जी। थर्ड क्या होता है? इसमें कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तब जाके वो मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट उस साइड जा पाएगा। तो इस तरीके से आपको 3 चीजें ये याद रख लेनी है: अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, रिक्वायर्ड एनर्जी और रिक्वायर्ड कैरियर प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद आपको बनाना है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट मतलब फ्लो चार्ट में आपको बनाना है कि जो एक्टिव होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो मेनली 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी और एक होता है वेसिकल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट जो होता है वो फर्दर 2 टाइप से होता है, ठीक है। एक होता है को ट्रांसपोर्ट, एक होता है काउंटर ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट क्या है, काउंटर ट्रांसपोर्ट क्या है, वो भी हम जानने वाले हैं। अभी हम थोड़ा ओवरव्यू देख रहे हैं, ठीक है। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो फर्दर 3 टाइप का होता है। एक होता है एक्सोसाइटोसिस, एक होता है एंडोसाइटोसिस, एक होता है ट्रांससाइटोसिस। और जो एंडोसाइटोसिस होता है ना, वो फर्दर 2 टाइप से होता है, एक पिनोसाइटोसिस, एक फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मतलब पीना, पीना मतलब ड्रिंक, मतलब सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं इसको। फेगोसाइटोसिस क्या बोलते हैं? सेल ईटिंग। तो इस तरीके से ये फ्लो चार्ट आपको वहां पे बना देना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, कैरियर प्रोटीन्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, वो उनके फंक्शन के बेस पर ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है यूनिपोर्ट, एक होता है सिम्पोर्ट, एक होता है एंटीपोर्ट। इस डायग्राम की मदद से हम समझ लेते हैं कि क्या यूनिपोर्ट होता है, क्या सिम्पोर्ट होता है। आपने 11th-12th में भी ये तो पढ़ा होगा, ठीक है। यूनिपोर्ट होता है कि कोई मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है, उसको इस साइड जाना है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिपोर्ट। सिम्पोर्ट मतलब कि अगर ये मॉलिक्यूल इस साइड जाना चाहता है तो उसके साथ एक और मॉलिक्यूल जाएगा, मतलब एक मॉलिक्यूल के साथ दूसरा भी सेम डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और एंटीपोर्ट, एंटीपोर्ट में अगर ये इस साइड जाना चाहता है तो इस मॉलिक्यूल्स को इसके अपोजिट जाना पड़ेगा। मतलब ये एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट में क्या अंतर है? सिम्पोर्ट में 2 मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, जबकि एंटीपोर्ट में एक मॉलिक्यूल उस साइड जाएगा तो एक मॉलिक्यूल इस साइड अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरीके से ये, और ये 3 मैं आपको बता दूं, इसमें एनर्जी लगती है, एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड है। क्यों रिक्वायर्ड? क्योंकि ये एक्टिव का पार्ट है, ठीक है। ये जो यहाँ पे जा रहा है ये कंसंट्रेशन के अगेंस्ट जा रहा है, ये भी कंसंट्रेशन के अगेंस्ट जा रहा है, तो इस वजह से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। कौन कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं? जैसे कि ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, ये तो ये किस टाइप के मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करे जा सकते हैं? तो 2 टाइप के, एक होता है आयनिक, एक होता है नॉन आयनिक। आयनिक मॉलिक्यूल जो होता है वो, उसके एग्जांपल हम देख सकते हैं, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, और हाइड्रोजन हो गया। ये होते हैं आयन फॉर्म में, तो ये आयनिक फॉर्म में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वहीं दूसरी और हम देखेंगे नॉन आयनिक, तो नॉन आयनिक हो सकते हैं, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ये हो गए नॉन आयनिक, तो इनको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि जो हमने फ्लो चार्ट बनाया ना, उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और जो वेसिकल ट्रांसपोर्ट है, अब उनको डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या था? सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप चार्ट में, ये था प्राइमरी। तो हम सबसे पहले प्राइमरी की बात करते हैं। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये क्या होता है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जो डायरेक्टली बाय ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी ब्रेक किया और उससे जो एनर्जी मिली उससे ये अपना एक्शन शो करता है। तो इसके एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल आपको लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है। मेन जो होता है एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल अगर आप नहीं लिखेंगे तो उतना सही नहीं है। सोडियम पोटेशियम पंप हो गया, कैल्शियम पंप हो गया, एक हाइड्रोजन पंप हो गया। सोडियम पोटेशियम पंप आपने सुना ही होगा, हाइड्रोजन पंप भी आपने सुना होगा, कैल्शियम पंप भी आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ लेते हैं। तो इस टाइप से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप ये है, ये हो गया जैसे आपका सोडियम पोटेशियम पंप। इसमें क्या होता है? ये होता है आउटसाइड, यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर
फ्लूइड, ये होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ये होता है इनसाइड यानी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमें पता है कि जो पोटेशियम है ना वो कम होती है उसकी कंसंट्रेशन और सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और वहीं इंट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, सोडियम की कंसंट्रेशन कम होती है और पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अब बाहर से 2 पोटेशियम को अंदर ले जाया जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ले जाया जाता है। ठीक, तो 2 पोटेशियम बाहर से अंदर आएंगे और यहीं पे 3 जो सोडियम होंगे वो अंदर से बाहर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव साइट्स होती हैं पोटेशियम की, ठीक है, और यहाँ पे सोडियम की एक्टिव साइट्स होती हैं। सोडियम की कितनी होती है 3 और पोटेशियम की होती हैं 2, ये फिक्स होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे एटीपीएज एंजाइम आएगा, एटीपीएज एंजाइम की भी एक साइट होगी इसी पंप पर, तो वो वहाँ पे आएगा, अटैच होगा और जो एटीपी होगा वो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगा, फॉस्फेट बनेगा और इस तरीके से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये ट्रांसपोर्ट कर देगा 3 सोडियम को बाहर और 2 पोटेशियम को अंदर। कैसे? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, इसीलिए यहाँ पे एटीपी का रिक्वायरमेंट हुआ। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन कैल्शियम पंप। कैल्शियम पंप जो होता है वो 3 जगह पे होता है, एक होता है सेल मेम्ब्रेन में, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और एक होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो जो सेल मेम्ब्रेन में होता है वो क्या करता है, सेल के अंदर से सेल के बाहर भेजता है, ठीक है, कैल्शियम को इनसाइड टू आउटसाइड। और वहीं माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में पाए जाने वाला और सार्कोप्लाज्मिक में रेटिकुलम में पाए जाने वाला कैल्शियम चैनल क्या करता है, वो आउटसाइड से इनसाइड लाता है कैल्शियम को। मतलब अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के आउटसाइड क्या है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में जो भी कैल्शियम होगा उसको ये क्या करेगा, अपने अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। और सेम चीज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता ही होगा कि वो कैल्शियम को स्टोर करता है और वो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में काम आता है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और प्राइमरी में क्या अंतर था? प्राइमरी में डायरेक्ट एटीपी को यूज किया, एनर्जी निकाली और काम कर दिया। इसमें अपन को कॉमन ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी तो चाहिए ही है क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी तो चाहिए ही है और उसके साथ अपन को कॉमन ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है, ठीक है। ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है ये 2 टाइप के होते हैं, एक को ट्रांसपोर्ट, एक काउंटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब को ट्रांसपोर्ट और काउंटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो इसमें इस पॉइंट से हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल, जो ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल होता है उसकी डायरेक्शन सेम होती है जो मेन मॉलिक्यूल जिसको हम ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे हैं। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को अपन ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अपन को चाहिए सोडियम, ठीक है। तो सोडियम और ग्लूकोज सेम डायरेक्शन में जाएगा, यानी ग्लूकोज अगर अंदर जाएगा तो सोडियम भी बाहर से अंदर जाएगा, इसको बोलेंगे अपन को ट्रांसपोर्ट, मतलब सेम डायरेक्शन में जाने वाला। और वहीं काउंटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि NaH है तो अगर Na बाहर जाएगा तो हाइड्रोजन अंदर जाएगा, ये नहीं होगा कि Na भी बाहर जा रहा है हाइड्रोजन भी बाहर जा रहा है, इसमें अपोजिट, एक अंदर जाएगा तो एक बाहर जाएगा। इस तरीके से इसको बोलते हैं अपन काउंटर ट्रांसपोर्ट। और को ट्रांसपोर्ट और काउंटर ट्रांसपोर्ट शब्द से ही आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, सोडियम ग्लूकोज, सोडियम अमीनो एसिड, सोडियम क्लोराइड जो होते हैं वो इस तरीके से को ट्रांसपोर्टर की सहायता से मूव करते हैं। और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम क्लोराइड, इस डायग्राम से आप इजीली समझ सकते हैं। ये देखो यहाँ पे ये 3 जो दिए हैं, ये दिए हैं को ट्रांसपोर्टर। को ट्रांसपोर्टर में क्या होता है कि जो सोडियम है ये आ रहा है अंदर और क्लोरीन भी अंदर आ रहा है, ठीक है। और वहीं इसमें देख सकते हैं आप ग्लूकोज अंदर आ रहा है और सोडियम भी अंदर आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अमीनो एसिड अंदर आ रहा है, सोडियम भी आ रहा है। मतलब अमीनो एसिड को अगर अंदर लाना है तो हमें एक इसकी जरूरत पड़ रही है, ठीक है, सोडियम की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पे अपन काउंटर का बात कर लेते हैं तो हाइड्रोजन और सोडियम, हाइड्रोजन अंदर आ रहा है, हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, ये सोडियम इधर अंदर आ रहा है, क्लोरीन बाहर आ रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है। इस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोजन है ये पाया जाता है आपका रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है, ये रीनल ट्यूब्यूल में पाया जाता है और ये पाया जाता है ऑल सेल में, ठीक है, ये हर कोशिका में पाया जाता है। अब आते हैं, बात करते हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये एक्चुअली स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो एंडोसाइट, ये वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। एक होता है एक्सोसाइटोसिस, एक होता है एंडोसाइटोसिस, एक होता है ट्रांससाइटोसिस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंडोसाइटोसिस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंडोसाइटोसिस जो होता है हम यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं, जो एंडोसाइटोसिस है वो फर्दर 2 टाइप से है, एक पिनोसाइटोसिस, एक फेगोसाइटोसिस, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस जो है उसमें अपन देख सकते हैं कि ये सेल है, ये सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन होगी सेल की, और यहाँ पे एक फ्लूइड भरा हुआ है सेल के पास। अब ये फ्लूइड को ये ड्रिंक करना चाहता है, ये अपने आप में इंगल्फ करना चाहता है, तो क्या करेगा, सबसे पहले इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो इन्वेजिनेट करेगी, यानी कि अंदर की साइड सेल मेम्ब्रेन मूव करेगी। तो इन्वेजिनेट करेगी तो ये बन गई यहाँ पे कैविटी, ये कैविटी फॉर्म हो गई। अब कैविटी फॉर्म होने के बाद इसने इसको इंगल्फ कर लिया, ठीक है, ये देखो इंगल्फ कर दिया पूरा ही, मतलब लिक्विड उसने अपने अंदर उसको इंगल्फ कर लिया। इंगल्फ करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं अपन एंडोसोम, ठीक है, एंडोसोम बोलते हैं अगर पिनोसाइटोसिस में उसको इंगल्फ कर रहे हैं तो। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सेल में प्राइमरी लाइसोसोम जो होगा वो आएगा और इस
एंडोसोम से फ्यूज होकर बना देगा क्या, सेकेंडरी लाइसोसोम। ये फ्यूज हो गए यहाँ पे और फ्यूज होकर इन्हें बना दिया सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया। अब सेकेंडरी लाइसोसोम क्या करेगा, सेकेंडरी लाइसोसोम में होंगे हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम उस लिक्विड को तोड़ेंगे, डाइजेस्ट करेंगे और छोटे छोटे पीस में उसको डाइजेस्ट और डिग्रेड कर देंगे। ये हो गया आपका पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस के बाद आता है आपका एंडोसाइटोसिस का ही पार्ट है फेगोसाइटोसिस। ठीक है, ये हो गया क्या, सेल ड्रिंकिंग। ये हो गया सेल ईटिंग। इसमें क्या होगा, इसमें कोई सब्सटेंस आएगा और इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसकी मेम्ब्रेन में बन जाएगी स्यूडोपोडियम। इंपॉर्टेंट, उसमें क्या बन रहा था, उसमें बन रहा था एक कैविटी। ठीक है, उसमें कैविटी बन रही थी, इसमें बनेगा स्यूडोपोडियम। ये सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। तो अब सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, स्यूडोपोडियम बन गया। स्यूडोपोडियम बनने के बाद ये उसको क्या कर लेगा, इंगल्फ कर लेगा। इंगल्फ कर लेगा तो अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, एंडोसोम नहीं, एंडोसोम नहीं होगा। एंडोसोम होता था पिनोसाइटोसिस में, इसमें होगा ये क्या, फेगोसोम। फेगोसोम। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि एंडोसोम होता है किसमें, पिनोसाइटोसिस में, और फेगोसोम होता है फेगोसाइटोसिस में। अब फेगोसोम के बाद सेम प्रोसेस होगी। क्या प्रोसेस होगी कि जो फेगोसोम होगा वो प्राइमरी लाइसोसोम से फ्यूज होगा। फ्यूज होने के बाद क्या बनेगा, सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम में होंगे क्या, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। वो इस सब्सटेंस को तोड़ेंगे, डाइजेस्ट करेंगे और डिग्रेड कर देंगे। इस तरीके से फेगोसाइटोसिस प्रोसेस खत्म हो जाती है। फेगोसाइटोसिस के बाद आती है कौन सी, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस हो गए, ये किसमें आते थे, एंडोसाइटोसिस में। एंडोसाइटोसिस खत्म। अब आएगी आपकी एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है कि सेल जो हमारी सेल होती है ना, कुछ सब्सटेंस को रिलीज करती है। उन सब्सटेंस को उन रिलीज किए हुए सब्सटेंस को एक वेसिकल में भर के उसको बाहर रिलीज कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेल है, ये येलो कलर का सब्सटेंस रिलीज कर रही है। अब ये रिलीज करेगी तो इसको एक वेसिकल में स्टोर कर लिया। ठीक है, कर लिया स्टोर। अब क्या करेगी, ये वेसिकल जाएगी, सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगी। यहाँ सेल किनारे पे आएगी और सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज हो गई। अब सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज होने के बाद ये डिफ्यूज कर देगी। ये डिफ्यूज कर दिया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम जो है इसको डिफ्यूज करने में मदद करता है। मतलब कैल्शियम इसकी हेल्प करेगा। कुछ एक मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म अननोन है। आपको सीधा याद रखना है कि कैल्शियम हेल्प इन एक्सोसाइटोसिस ऑफ द सब्सटेंस। तो ये इसका एक्सोसाइटोसिस और सब्सटेंस बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से ये हो गई एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस कहाँ होता है पता है आपको, ये जो स्नैप्स होता है ना, इसमें वेसिकल्स बनते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं इसमें, ठीक है। जब कैल्शियम आता है तब जाके ये रिलीज हो जाता है न्यूरोट्रांसमीटर इसमें, स्नैप्स में। तो इस तरीके से एक्सोसाइटोसिस हो गई। अब आता है लास्ट कौन सा, ट्रांससाइटोसिस। ट्रांससाइटोसिस क्या होता है, ट्रांससाइटोसिस बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि एक साइड से सब्सटेंस आएगा और सेल्स में एंटर होगा। सेल में एंटर होने के बाद वेसिकल्स में बंध जाएगा और वो वेसिकल साइटोप्लाज्म में मूव करते हुए अदर साइड से एग्जिट कर जाएगा। ये यहाँ से एंटर हुआ, ये वेसिकल्स बना, वेसिकल के बाद ये साइटोप्लाज्म में मूव किया। ठीक है, मूव करने के बाद ये एग्जिट हो गया अपोजिट साइड से। तो इस तरीके से ये हो गया ट्रांससाइटोसिस। तो अगर आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट आता है 10 नंबर में या 5 नंबर में, तो अगर 10 नंबर में आता है तो आपको ये सारी चीजें आपको अच्छे से लिखनी है। तो आपको इस तरीके से पॉइंट वाइज आपको 5 पॉइंट में आपको ये लिखना है। सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपको उसका फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट बनाने के बाद आपको उसमें जो प्रोटीन के टाइप्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो लिखने हैं। उसके बाद आपको लिखना है कि कौन कौन से टाइप के, किन 2 टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं वो। फिर आपको प्रत्येक के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो इस तरीके से आप यूनिवर्सिटी में लिख सकते हैं। थैंक यू।